नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और चारों मेहमानों से आपको मैं मिलवा देता हूं। आज हमारे साथ विजय चौक से विजय त्रिवेदी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमेशा विनोद भाव में रहने वाले विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। हमेशा हर्ष की मुद्रा में रहने वाले हर्षवर्धन जी, और यहाँ बड़ी ठंडी ठंडी समीर बह रही है आज विजय चौक पर, हर दिन से अलग तो समीर चौहानकर साहब हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आइए आज बात करते हैं। आज दिन बड़ा खास है। आज जुम्मा तो है ही, फ्राइडे शुक्रवार की नमाज होती है आज, और आज ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा है जिसको अलविदा का जुम्मा कहा जाता है। तो आज की नमाज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इससे पहले आपने देखा लगातार खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी चौकसी बरती गई थी, और कुछ पुलिस की तरफ से फरमान भी निकले कि सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं होगी। कहीं ये भी चल गया कि छतों पर भी नमाज नहीं होगी। तो इसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपनी तरफ से एक फतवा सा जारी कर दिया कि लोग आज जाएं नमाज पढ़ने के लिए तो अपनी दाहिनी बाजू पर काली पट्टी बांध करके जाएं। ये वक्फ बिल के विरोध स्वरूप आज वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, ये काली पट्टी पहन करके वो अपनी नमाज पढ़ें। तो आज हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, खास तौर पर संभल, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाके, लखनऊ, पटना, तमाम जगहों पर जहां खास तौर पर चौकसी है और फोकस भी है। और संभल जैसी जगह जो कि अति संवेदनशील बन चुकी है आजकल, तो पुलिस ने वहां पर बिल्कुल अभूतपूर्व इंतजाम किए हुए हैं कि नमाज बिल्कुल शांति से अदा की जाए। तो वो रिपोर्टर्स हमारे आपको बताएंगे कि क्या वहां खास तौर पर ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विरोध की अपील थी, आम लोगों में इसका कोई असर दिखाई दिया, या आज हम ये मान लें कि इस संस्था का कम से कम कोई जोर अब आम मुसलमानों पर नहीं है। आम मुसलमान अब इन सब बातों से आगे बढ़ गया है। नमाज धर्म का मामला है, और उसमें काली पट्टी बांध करके किसी कानून को, किसी बिल को लेकर के विरोध जताना, ये कहाँ तक उचित है। ये बात आज पार्लियामेंट के अंदर भी उठी है। ऐसी बातें कहने वाले लोग वहां भी दिखाई दिए कि भाई राजनीति को धर्म में ना मिलाया जाए। तो ये बातें आज हम आपके साथ करेंगे। कुछ बयान मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद, वो इस वक्त संभल में मौजूद हैं। अब नमाज का वक्त होने को जा रहा है, तो लोग बड़ी तादाद में मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत लोगों से बात भी की है, प्रशासन से भी बात की है, उनकी बात सुनवाऊंगा आपको। फिलहाल आपको कुछ बयान दिखाता हूं। वो जो अपील हुई थी कि काली पट्टी पहने आज मुसलमान, वो अपील किन्होंने की बोर्ड की तरफ से। कुछ मुस्लिम सांसद जो आज पार्लियामेंट में आए, उन्होंने क्या कहा। बीजेपी की तरफ से अपील की जा रही है कि आज आम मुसलमानों को, इन संस्थाओं को दिखा देना चाहिए कि ये अपनी पॉलिटिक्स कहीं और जाकर के करें, हम पर ये इस किस्म के फतवे न ला दें। सुनिए। इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं, और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत हुए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, तो एक तरफ तुम्हारे नेता सौगाते मोदी बांट रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता आरएसएस के लोग जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, एनडीए के नेता इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं। तो गले लगाना है कि गाली देना है, लोग तय कर लें। उसमें इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए, क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम, और उस समय आपसे कहा जा रहा है काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कहें। तो आप लोग क्या काली पट्टी लगा के भी नमाज पढ़ेंगे? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। इसी तरह सादे में जैसे पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ेंगे। ये कहा गया कि काली पट्टी लगा के नमाज पढ़ें, आप पढ़ेंगे? काली पट्टी कौन सी? यहाँ? हाँ। नहीं, काली पट्टी ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है, ये दिल्ली सबकी है, और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी, और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर, तो सड़क पर भी नमाज होगी।
शोएब रज़ा ईदगाह में कह रहे हैं कि जब एक जगह कम पड़ेगी मस्जिद में तो सड़क पर भी नमाज पढ़ेंगे। 10 मिनट की नमाज में कौन सी ऐसी आफत टूट पड़ेगी। आप जगराते भी करते हो और तमाम तरीके के धार्मिक हिंदुओं के पर्व जो है वो सड़कों पर मनाए जाते हैं, तो आज 10 मिनट के लिए अगर कहीं नमाज पढ़ ली गई तो उसमें कहीं कोई आफत नहीं थी। यही दो बातें हैं दरअसल। एक तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ो, दूसरी तरफ पुलिस कहती है सड़क पर नमाज मत पढ़ना, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हमारे दो सहयोगी मनीष प्रसाद संभल से और शोएब रज़ा दिल्ली से हमारे साथ हैं। जरा उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या देखा आज। पहले मनीष, आपकी मैं रिपोर्ट देख रहा था, पुलिस ने बहुत बंदोबस्त किया हुआ है वहां पर, लेकिन आम लोगों के बीच कहीं मैसेज गया है ये कि काली पट्टी पहनकर आज नमाज पढ़नी है? सौरभ, सुबह से लेकर अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने सभी ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया और कहा कि काली पट्टी नहीं बल्कि वो यहाँ पर नमाज अदा करने आएंगे। इस पूरे टाइम में सिर्फ एक व्यक्ति मिले जो कि उनके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में काली पट्टी लगा के आए थे। अब आप तस्वीरों के माध्यम से समझ लीजिए। तो ये तो हुआ काली पट्टी का जिक्र। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो सब इसी उत्सुकता के साथ थे कि यहाँ पे आके वो नमाज अदा करेंगे और फिर वापस घर जाएंगे। पुलिस का बंदोबस्त जरूर है, लेकिन काली पट्टी लगाए हुए सिर्फ एक व्यक्ति मिला। अब आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर जो लोकल वॉलंटियर्स या पीस कमेटी के लोग हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया गया, समझाया गया और कहा गया कि जो मस्जिद है, हरियर मस्जिद आप कह लीजिए या फिर इसे शाही जामा मस्जिद कह लीजिए या विवादित ढांचा कह लीजिए, इसके प्रीमाइसेस के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। ये जो आपको बाहर चबूतरा दिखाई दे रहा है, दरअसल ये मस्जिद का ही प्रांगण है जहां पर ऊपर त्रिपाल लगाया गया है और नीचे कालीन बिछाया गया है और यहाँ पर जितने भी नमाजी हैं वो आ रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। उसके साथ साथ अब आप इधर से तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के तौर पर जो पीएसी के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, साथ में रिजर्व बटालियन के जवान हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती है। बच्चे बड़े बुजुर्गों के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, नमाज अदा करने जा रहे हैं। कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा दिन है। काली पट्टी लगा के जा रहे हैं? नहीं नहीं। हाँ? नहीं। तो सौरभ, आपने खुद सुना यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उनका क्या कहना है। आप देखें ये युवा हैं, नमाज अदा करने जा रहे हैं। जी जी। कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? आज के दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। काली पट्टी लगा के जा रहे हैं जैसे? नहीं ऐसा कोई नहीं। जो कहा गया काली पट्टी लगा के आइए, ऐसा तो अपने को कुछ पता नहीं है कि कुछ कहा गया और ना हमने कोई बांधी है पट्टी। आप ये समझ लीजिए सौरभ, ये यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो खुद इस बात को कह रहे हैं और चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों। आपने तस्वीरें भी दिखा दी, बात भी कर ली लोगों से, तो कम से कम यहाँ तो ये काली पट्टी वाला मैसेज नहीं पहुंचा, या पहुंचा तो लोगों में उसको मानने की कहीं कोई बात दिखाई नहीं दी है। एक इंटरनेशनल खबर है, उसका हम लोग रुख कर लें। आप नीचे ब्रेकिंग न्यूज भी पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर। थाईलैंड में जबरदस्त भूकंप आया है। म्यांमार और थाईलैंड में जबरदस्त भूकंप की खबर है और इससे काफी नुकसान हुआ है। और ये देखिए पूरी की पूरी इमारत जो है धराशायी हो गई देखते ही देखते। बहुत नुकसान दिखाई दे रहा है। 7.7 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। प्रकृति का कहर कितना जानलेवा हो सकता है आप देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से। बैंकॉक में, थाईलैंड में जो भूकंप आया उसके नुकसान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक बिल्कुल इमारत खड़ी थी, काफ़ी ऊंची इमारत, देखते ही देखते ढह गई। कई जगहों से म्यांमार और भूटान में, माफ़ कीजिएगा, थाईलैंड में काफ़ी नुकसान की खबरें हैं। और जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल ऊपर बना हुआ था बिल्डिंग के ऊपर। वहां से पानी ऐसे नीचे गिर रहा है, इससे अंदाजा लगता है कि धरती कितनी हिली होगी। चीख पुकार मची हुई है लोगों के बीच में। आपको बता दें, तस्वीरें आप थाईलैंड की देख रहे हैं जहां
अब से थोड़ी देर पहले भूकंप आया 7.7 जिसकी तीव्रता थी और एक पूरी इमारत ढह चुकी है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कितना तेज ये भूकंप रहा होगा। स्विमिंग पूल आमतौर पर कई इमारतों के ऊपर आजकल बनाए जाते हैं होटल वगैरह में, वहां से ऐसे पानी बह रहा है नीचे, उससे अंदाजा लगता है कि जैसे कोई प्याला छलका दिया जाता हो, ऐसे पूरी इमारत हिली और उसके बाद पानी नीचे गिरने लगा। और ये तो एक जगह की तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इतने बड़े हिस्से के अंदर इससे नुकसान पहुंचा होगा, उसकी डिटेल कुछ वक्त में आएगी। खौफनाक तस्वीर है। बैंकॉक को यदि आप देखें, मैं बैंकॉक गया, बैंकॉक में ऊंची इमारतों का शहर है। मतलब 50, 60, 80 मंजिल की बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पर हैं, जिसको हाई राइज बिल्डिंग है, जिसको कहा जाता है वैसे, क्योंकि मैं वहाँ रहा तो भूकंप रोधी कहा जाता है कि भाई वहाँ पर रेजिस्टेंस है। लेकिन इतना 7.7 रिक्टर स्केल पर यदि भूकंप होगा, अर्थक्वेक होगा, तो वहाँ पर कोई भी हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई वो ग्लासेस के बारे में कहते हैं कि वो टूटने वाला नहीं है, अनब्रेकेबल है, तो अनब्रेकेबल का मतलब नहीं है। लेकिन ये 7.7 तो बहुत पानी बह रहा है ये, मतलब कितनी इमारत कितनी हिली होगी जी। बिल्कुल, जैसे प्याला आपने कहा कि बड़े प्याले भरे हुए प्याले को हिला दीजिए जोर से, वैसा वो टेरेस पर है, बिल्डिंग पर असर हुआ उसका। और एक बिल्डिंग तो पूरी, अब वो तो मतलब भूकंप झेल ही नहीं पाई, पूरी की पूरी इमारत गिर गई। इसमें इसका मतलब है कि रिक्टर स्केल जो केंद्र है वो भी आसपास ही होगा, क्योंकि मतलब म्यांमार और मिले हुए बैंकॉक दोनों जगह पर हो रहा, थाईलैंड में है, तो इसका मतलब इसके बीच कहीं पर उसका वो रहा होगा सेंटर जो है, एपिक सेंटर जो है। और ये जियोलॉजी का विषय है कि ये जो म्यांमार या थाईलैंड का इलाका है, ये साउथ ईस्ट एशिया इसको आप कहेंगे। मतलब ये कैसा माना जाता है, जैसे हम दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली को एक किस्म से इस स्पेसिफिक जोन में है, दिल्ली जोन में आता है। दिल्ली भी इस स्पेसिफिक, इसीलिए अक्सर हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। जो प्लेट्स हैं अभी वो अंदर कई बार चेंज होती हैं, हिलती हैं, तो वो कोर्स बदलती हैं। जैसे चर्चा हो रही थी, विनोद जी भी बात कर रहे थे, जापान का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि जापान पूरा का पूरा देश ही सेस्मिक जोन में है, लेकिन उसने अपने आप को इस तरह से रीडिजाइन कर लिया पूरे देश को, कि वहाँ पर वुडन स्ट्रक्चर हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो भी उनको किस तरह से, इसलिए वहाँ पर भूकंप तो जापान में सबसे ज़्यादा आते हैं, ऑलमोस्ट हर हफ्ते 2 हफ्ते में कोई भूकंप को डिजाइन कर लिया और शैली कर लिया है। लेकिन ऐसे शहर में ऐसी जगह आ जाए भूकंप, जैसा आपने बताया, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत हाई राइज, और बैंकॉक जो है ना बहुत ही डेंस शहर है, पॉपुलेशन के हिसाब से भूकंप में डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, हमेशा हाई राइज बिल्डिंग को खतरा ज्यादा रहता है। ये कुछ वहाँ पर जो और मलबा वगैरह दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें भी आई हैं और रेस्क्यू टीम्स जो है वहाँ मौके पर पहुंची है। जहाँ भी नुकसान हुआ है, ट्रैफिक थम गया, चलती गाड़ियाँ ठहर गई बिल्कुल जब ये भूकंप आया। भूकंप की रेंज बहुत बड़ी दिख रही है, थाईलैंड में है, म्यांमार में है, और चीन के भी एक प्रोविंस में इसका 7.7 है। और मतलब 3 मिनट तक लगातार ये आया है। जैसे होता है ना कि आप 3 मिनट तक, तो 3 मिनट तक अगर 7.7 का रिक्टर स्केल है तो कितना खतरनाक है। और जो विजय जी कह रहे हैं कि बैंकॉक तो पूरी तरह से डेंस है, दुनिया में सबसे ज्यादा वो फ्लाईओवर और ऊंची इमारतों का शहर माना जाता है, तो एकदम से वो तो वहां अगर है तो कितनी तबाही हुई शायद उसका अनुमान तो बाद में ही लग पाएगा। अभी जन हानि की तो खबर ही नहीं आ रही। और ये भी ये भी मतलब कई बार दुनिया में ये बात तो होती है क्लाइमेट के बहाने, दूसरे बहाने से, कि ये जो स्काई स्क्रैपर्स, बहुत ऊंची बिल्डिंग, बहुत ऊंची इमारतें बनाना, हमने सबसे ऊंची बना दिया, इसकी जो होड़ लगी है गगनचुंबी भवनों को भी जरा सोचना चाहिए। जो गगनचुंबी भवनों की, हाँ, क्या वो शहरी विकास का सही रास्ता है भी या नहीं भी, क्योंकि जब आपके पास जगह ही नहीं होगी तो फिर आप उसमें मुश्किल जो पता चल रहा है इंटरनेट से, मैग्नीट्यूड 7.7 इस अर्थक्वेक का रहा है। और जो प्रभावित देश हैं वो बांग्लादेश, भारत के भी एक हिस्से पर इसका असर बताया गया, मतलब हमारे पूर्वी छोर पर कुछ असर इसका है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, और इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो 12 किलोमीटर सागाइंग, म्यांमार में इसका केंद्र बताया जा रहा है। म्यांमार में होगा तो हिंदुस्तान के भी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम जो है, वो भी उस पर असर उसका पड़ेगा ना। म्यांमार में ज़्यादा नुकसान हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट आ रही है अभी
म्यांमार में ज्यादा हताहत हुए, 40 जो केंद्र ही वहीं पर है, 40 से ज्यादा निश्चित रूप से केंद्र जहाँ होगा वहाँ ज्यादा तीव्रता उसकी होती है। बाकी जगह तो धीरे धीरे डाइल्यूट गिर रही है, धराशायी हो रही है, उसमें नंबर्स का तो अनुमान लगा पाना अभी बिल्कुल ही असंभव है। पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जा रही है। अब इस बिल्डिंग में कोई खाली बिल्डिंग तो होगी नहीं, लोग होंगे, ऑफिसेज होंगे, और इसका कोई अलर्ट नहीं था, कोई इवैक्यूएशन तो कराया नहीं गया था कि और इस समय मुझे लगता है ये वहाँ अर्ली मॉर्निंग का होगा। ये सर 11:50 पर आया है, 11:50 वहाँ के लोकल 3 टाइम मिनट में। तक चला है और धरती से 10 किलोमीटर नीचे। लोकल 11 बजे लोकल टाइम में वहाँ के। हाँ, उनके हिसाब से 11:50 पर। लेकिन ईश्वर करे बहुत तबाही, बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन तस्वीरें देखकर तो ये आशंका बनी हुई है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता जो है। बिल्डिंग ऐसे भरभराई है, जैसे जीवन शैली का जिक्र जैसे हर्षी ने कहा कि पहले हमारे यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर घर जो है लकड़ी के बने होते थे, तो वहाँ पर भी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो मैं देखा था उत्तराखंड को, हिमाचल को मैंने इतना लंबे समय तक देखा, यहाँ पर भी देखा, उत्तराखंड में भी पहले ज़्यादातर घर लकड़ी कंक्रीट के नहीं बनते थे। कंक्रीट के नहीं बनते थे। जोशीमठ में देखिए ना, जोशीमठ में हर घर में दरार आ गई थी। जोशीमठ में कितना बड़ा वो त्रासदी हुआ है। उत्तरकाशी में जब हुआ, उत्तरकाशी में जब आया था, तो पहले वो सारे वुडन फ्लोर वाले घर होते थे, वुडन उनकी छत होती थी, तो उसमें नहीं नुकसान होता था। लेकिन अब तो सब कंक्रीट की, और वहाँ भी बहुमंजिली बिल्डिंगें बन रही हैं ना, पहाड़ों पर भी आप देखिए। पहाड़ों पर तो नॉर्मली 6-7 मंजिल 8 मंजिल की तो वैसे ही हैं बिल्डिंग्स। नहीं, शहरी विकास को लेकर तो नए सिरे से सोचना ही चाहिए, और दुनिया में जो विकसित देशों का पैमाना है वो हमारे लिए नहीं हो, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम बिल्डिंग बड़ी ऊंची बना देंगे, बहुत शानदार बिल्डिंग बना देंगे, तो वो डेवलपमेंट का पैमाना नहीं हो सकता। इस तरह के जब कोई आपदा आती है, इस तरह का कोई भूकंप, इस तरह का नुकसान आता है, तो हमें लगता है, लेकिन हमको लगता है बस थोड़ी देर की बात होती है, फिर उसके बाद हम लग जाते हैं अगले प्रोजेक्ट पर, अगली चीजों पर, और हमारे जो अपने शहर हैं वहाँ किस तरह से हो रहा है वो भी देखने की झटका आया ये, और उसके बाद 12 मिनट के बाद 6:30 की तीव्रता का एक आफ्टर शॉक भी आया। आफ्टर शॉक आता ही है, 6:30 की आफ्टर शॉक भी काफी तीव्र था। 2-3 बार आफ्टर शॉक होता है करीब, और इतना बड़ा है। इसीलिए लोगों से कहा था बाहर निकले। एक पुल के गिरने की भी खबर है थाईलैंड में। मतलब मामला बहुत गंभीर है। बिल्डिंग पुल जा रहा है इसमें, जहाँ पुलों का गिरना, पुल गिर जाना या इमारत ढह जाना, ये तो बहुत बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। तो म्यांमार और थाईलैंड में खास तौर पर अभी इस नुकसान की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि चीन के कुछ हिस्से में भी, वियतनाम में भी इसका असर आया है, भूकंप का असर पड़ा है। अभी म्यांमार की तो खबर ही ज़्यादा नहीं आ रही, अभी तो थाईलैंड ज़्यादा आ रही है। म्यांमार तो चले, मतलब देश ऐसा है, हाँ। बहुत ज़्यादा ओपन कंट्री नहीं है, ओपन भी नहीं है, बहुत कम्युनिकेशन भी वहाँ पर बहुत गड़बड़ है, ऐसे भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। संचार व्यवस्था तो वो चरमराई गई होगी वहाँ की, जो भूकंप देखते। लेकिन थाईलैंड तो, बैंकॉक तो बहुत डेवलप्ड सिटीज़ में से है, मतलब दुनिया के बड़े डेवलप्ड। भाई थाईलैंड में बैंकॉक हो गया, फुकेट हो गया, पटाया हो गया, सारे डेस्टिनेशन सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है कि मतलब ये सब बंदोबस्त आप करें। जैसे भारत ने एक अच्छी कैपेसिटी डेवलप की है। एनडीए जो हमारा जो वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, उसने काफ़ी इस दिशा में काम किया है कि ऐसी कोई स्थिति हो, एक तो उसको प्रिएम्प्ट करने का प्रिकॉशन। बैंकॉक में तो सारी बिल्डिंग्स के लिए कंपलसरी है कि वो उस तरह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया जाए। अभी आप देखिए तुर्की में आया था, कितना जबरदस्त भूकंप था वो कुछ महीने पहले, और अब ये थाईलैंड से खबर आ रही है। म्यांमार में इसका, बर्मा में इसका एपिसेंटर था, वहां तो जरूरी शॉट्स भी उस तरह से नहीं अच्छा खासा असर होगा। थाईलैंड की तस्वीरें अभी आ रही हैं, वो आप देख रहे हैं। फिर बताता हूँ आपको, एक तो आप इमारत पूरी गिरते हुए देख रहे हैं, और दूसरा एक काफ़ी हाई, मतलब हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, और वहाँ से पानी ऐसे किसी झरने की तरीके से बह रहा है। टेरेस पर एक स्विमिंग पूल था। कोई होटल होगा वो, बिजनेस सेंटर्स में भी। तो खौफनाक तस्वीरें हैं। और ये जो बैंकॉक की हाई राइज बिल्डिंग्स है ना, ये मल्टीपल वो होती है। म्यांमार और थाईलैंड में सड़कें बीच से पूरी फट गई, दरार इतनी भयानक है। और ये दो हिस्सों में बढ़ गई सड़कें। सैगाइंग वहाँ का शहर जो है, तो वहाँ की जो इरावड्डा नदी है, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, लेकिन उस नदी पर है, और इस पुल के गिरने की खबर है।
और जो म्यांमार की राजधानी है वहाँ भी बहुत भयानक तबाही की खबरें हैं। यंगून में जो रिपोर्ट्स है कि बैंकॉक में लोग सड़कों पर आ गए हैं, लगातार लोगों को बिल्डिंगों से खाली कराया गया क्योंकि लगातार आफ्टर शॉक जिस तरह से आए हैं, और ये दिख रहा है कि एक के बाद एक कई बिल्डिंग जो एक दूसरे के ऊपर गिरी हैं उनसे भी बहुत तबाही हुई है। तो सरकार ने, जो थाईलैंड की सरकार है, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है। एक के ऊपर एक इमारतें गिरी हैं। चाइना का जो यन्नान प्रोविंस है वहाँ भी भारी तबाही की खबर है। ये अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 7.7 मैग्नीट्यूड हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। तो चाइना है, थाईलैंड है और म्यांमार है, ये मोटा मोटा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं। और वहाँ पर सड़कें फट गई, पुल गिर गए, बिल्डिंग धराशायी हुई है, बिल्डिंग एक के ऊपर एक गिरी हुई है, कई पुराने पुल जो है वो भी गिर गए। सोच के खौफ आता है।